आपके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, आपके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। किस बात की क्रीमी लेयर? और यहां तक कि जो संपन्न SC ST या OBC का आदमी है उसके साथ तो ईर्ष्या और षड्यंत्र भी होते हैं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके साथ तो एक बार को दया भी आ जाएगी, उस पर एहसान करने को शुरू होता है। लेकिन जिसको पता है कि वकील साहब बहस करेंगे, ये मानेंगे नहीं, रिटायरमेंट होने के बाद ये MP MLA बनेंगे, और अगर पार्लियामेंट कहीं गलती से पहुंच गए तो निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना मना है। जिस देश के अंदर आस्था की बात हो, जिस देश के अंदर शास्त्रों की बात चलती हो, शास्त्रों को जज कोर्ट करते हो, उस देश के अंदर निश्चित रूप से क्या होगा, वहां न सिर्फ जज की गरिमा भी गिरेगी, आम आदमी की भी गिरेगी, और संविधान भी खतरे में होने लगेगा। आज तक जाति खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए आर्टिकल लिख दिया, लेकिन इस देश के किसी भी सांसद ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि जाति खत्म की जाए। हाँ, आरक्षण खत्म करने की जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा आम है, और यहां तक कि इतना हिम्मत होती है लोगों की कि जातिवाद आरक्षण के बाद आया है, आरक्षण से पहले जातिवाद नहीं था। झूठ बोलने की भी और ऐतिहासिक तथ्यों को इस तरह से उलट पुलट करने की जो ताकत है, निश्चित रूप से उन्हीं लोगों में आ सकती है जो सैकड़ों साल से झूठ बोलते रहे हो। झूठ बोलना, ठगी, अंधविश्वास जिनका ठेका हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन अत्याचारों के कारण ही बुद्ध का मार्ग अपनाया था, और आज अत्याचार एकदम से, कुछ अत्याचार के ऐसे रूप थे जो खत्म हो चुके थे, गैंगरेप, पेशाब पिलाना, इस तरह की गंदी हरकतें, ये सब काफी बंद हो गई थी, इंडिविजुअल झगड़े होने शुरू हो गए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में शास्त्रों का महिमामंडन, बाबाओं का महिमामंडन, उन परंपराओं का महिमामंडन खुलेआम शुरू कर दिया। और यही नहीं, विज्ञान के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिससे शरारती तत्व, जो लोग ये जानते थे कि हम जाति गर्व के कारण इस देश में काफी दिनों तक अभी राज कर सकते हैं, उन लोगों को बहुत सारी हिम्मत मिल गई और उन्होंने ठेका ले लिया। एक बिरादरी तो लगातार इसी काम पे उतरी हुई है। लोकतंत्र में उनको मालूम है कि वो लोकतंत्र में अगर जाति जनगणना हो गई तो बहुत मुश्किल होगा उनका MLA MP बनना। इसलिए वो चाहते हैं जितने समय तक हम अत्याचारों के आधार पर, अंधविश्वासों के आधार पर राज करते रहें उतना ज्यादा अच्छा है। उसी में वो रात दिन लगे हुए हैं और दबाने में लगे हुए हैं। IG साहब की घटना के साथ साथ अभी एक हरिओम स्वच्छकार था, उसको रायबरेली में मारा। लगातार हम लोग रोहित वेमुला का कांड हो, चाहे जो कांड हो यूनिवर्सिटीज के अंदर और सब जगह, इतने सारे कांड हो गए। कोई अखबार ऐसा नहीं होता जो हम और आप पढ़ते हो जिसमें अत्याचार ना हो। लेकिन अत्याचारियों को पूरी तरह से, चाहे वो उना कांड हो चाहे कोई भी हो, उनको ये मालूम है कि इनके साथ पुलिस नहीं खड़ी हुई है, इनके साथ मजिस्ट्रेट नहीं खड़े हुए, इनके जज नहीं है, इनके वकील नहीं है, और इनके अगर नेता हैं भी तो वो SC ST एक्ट में समझौता कराने के लिए हैं। वो इनके लॉयल नहीं है, वो हमारे लॉयल हैं, क्योंकि वो रिजर्व सीट पर भी हमारी दया दृष्टि से चुने जाते हैं। ये नेता ऐसे हैं। बुद्ध की बात को अगर मान लिया होता कि जाति खत्म कर दो, विद्वान राइस डेविस ने कहा कि बुद्ध की बात को अगर मान लिया होता तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा विकास हो गया होता। इस बात को 2015 में जिम यांग किंग, जो वर्ल्ड बैंक का उस समय चेयरमैन था, उसने दोबारा से कहा कि इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जाति खत्म ना हो जाए। लेकिन जाति इतनी शक्तिशाली है कि उसने बुद्ध के धर्म को तोड़ा, जैन धर्म को तोड़ा, मजबूर कर दिया, वर्ण व्यवस्था में मिला दिया। बाद में कई आंदोलन चले, बाहर से विदेशी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, डच, फ्रांसीसी सब आए। जो ताकतवर थे उनका क्षत्रियकरण कर दिया, जो नहीं रहना चाहते थे वो वापस चले गए, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, जिन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन जाति व्यवस्था ने उनको अपने में मिला लिया। जो मूल निवासी रहे, यहीं के रहे, उनको दबाना शुरू कर दिया। यह स्थिति ऐसी आ गई कि जाति अपने आप को अमीबा की तरह से बदलती रहती है। भारत आजाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र आ गया। अब सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस देश के पूंजीपतियों का, जातिवादियों का, मनुवादियों का, वो दुश्मन है आरक्षण। और जब आरक्षण अकेले SC ST को मिलना शुरू हुआ तो मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत ही उसको खत्म करना चाहा था। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा पार्लियामेंट को और रेस्टोर हुआ आरक्षण। लगातार उसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर के आए थे, 1970 में ही शुरू कर दिया था कि SC ST के जो लोग हैं, ये जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, MLA MP हैं, अधिकारी हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। अंदर से भी कुछ ना कुछ
उन्होंने सपोर्ट लेनी चाहिए, कई लोगों ने रिट डाल रखी है। उन्हें यह मालूम था कि अगर लीडरशिप करने वाली पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ गई तो वो हिस्सा मांगेगी हर जगह, और एससी एसटी को मिल गया तो हो सकता है वो ओबीसी के लिए भी मांगे, ओबीसी के लिए मांगेगी तो कल को माइनॉरिटी के लिए भी मांगेगा। और निश्चित रूप से कल को, क्योंकि वो बहुत बड़े दूरदर्शी हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं, इसलिए समय से पहले समझौता कर लेते हैं और समय से पहले अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। दबाव से काम चला तो ठीक है, नहीं तो समझौता भी कर लेंगे, पैर भी छू लेंगे और एहसान भी कर लेंगे, कृपा भी कर लेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग सब कर देंगे। दिक्कत उनको जब आती है जब हिस्सा देना पड़ जाए। उन्हें मालूम है ये हिस्सा देना, अगर डेमोक्रेसी ने साइंस को और हिस्ट्री को अपना लिया तो हिस्सा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, यह स्थिति हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने लगातार एक एक चीज पर प्रयास किया, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म करना हो, चाहे आज 2014 से अब तक 89,441 स्कूल बंद कर दिए गए और वहां आसपास में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई। एजुकेशन से बहुत ज्यादा नफरत है। और जब देखने लगे नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया कि अंग्रेजी को कम तरजीह दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो आएगी तो इनके लोग फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनेंगे, हाई कोर्ट जज भी बनेंगे, और वो मांगेंगे हमको एम्बेसडर भी बनाओ, गवर्नर भी बनाओ, बड़े बड़े पदों पर बनाओ, टॉप भी करेंगे वो सिविल सर्विस में। उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से जो एजुकेशन का सेक्टर उसको लिमिटेड रखो, उतना ही पढ़ाओ और क्वालिटी की एजुकेशन बिल्कुल भी मत दो, अंग्रेजी एजुकेशन ना दो। स्टेम एजुकेशन जो पूरी दुनिया के अंदर दी जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, ये एजुकेशन इनको ना मिले और उससे ज्यादा इनको क्या चीजें दी जाएं। अगर इनको कोई ट्रेडिशनल इनके घर में जो काम होता रहा है, कुम्हार का, चमार का, स्वच्छकार का, तो इनको 2-2 लाख रुपए दे दो ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग तो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इनको अपने पिताजी की औकात पता पड़ जाएगी कि हमारे दादा क्या थे, हमारे पिताजी क्या थे। फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो लगातार कम होता जा रहा है, 150 के आसपास पहुंच गया। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि दुनिया में इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति, जो इंडेक्स है रैंक इंडिया का, वो बहुत नीचे आ गया। उस पर पूरा राइट विंग टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर जो फैला हुआ है उसका असर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को पड़ता है। और उस राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो एजेंट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे बाबा देखे होंगे आपने रील में, अनदेखा भी हो तब भी 2-4 बाबाओं की रील देखने को मिल जाती है। एक बाबा ने कहा कि जानते हो 15 अगस्त को क्यों भारत आजाद हुआ था? देखी होगी आप लोगों ने रील, और कहानी सुनाई, वहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पल्स देखते हैं कि कितने मूर्ख हैं। कभी कैलेंडर को दूध पिला के देखते हैं और कभी इस तरह की कहानी सुना के देखते हैं, कितनी ताली बजती है। तो उन्हें लगता है अपने राजनीतिक काकाओं को बता देते हैं कि अभी हैं मूर्ख बने हुए हैं, चिंता ना करो। उन्होंने कहानी सुनाई कि जब 1 अगस्त मुनि ने यह काम किया था कि इस पूरे समुद्र को पी लिया था, इतने ताकतवर थे वो अंडे बचाने के लिए। जीव जंतु कितने मारे गए वो छोड़िए, लेकिन अब जब 1 अगस्त इतने पावरफुल थे तो जब 15 अगस्त आने वाली है तो वो छोड़ के भाग गए। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई कहानी कोई बाबा नहीं सुना सकता। वो बहुत चालाक है, ऐसा नहीं चालाक ना हो, चालाक है, वो पल्स देख रहे हैं और उस पर उन्होंने तालियां बजवा ली। तो ऐसा ताली बजाने वाला समाज निश्चित रूप से वो पता नहीं कब तक गुलाम रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो ये पूरी तरह से राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के एजेंट जो बने हुए हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे नौकरी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, हर जगह वो कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 93 में, और उन्होंने बताया कि अब जो लड़ाइयां होंगी वो कोई ऐसा नहीं है कैपिटलिस्ट में और कम्युनिस्ट में होंगी, सिविलाइजेशन के लड़ाइयां होंगी। सिविलाइजेशन की लड़ाई कहीं हिंदुज्म सर उठाएगा, कहीं क्रिश्चियनिटी सर उठाएगी, कहीं इस्लाम उठाएगा, और वो आपस में क्लैश करेंगे। इस क्लैश को रोकने का जो इलाज है दुनिया के अंदर, निश्चित रूप से पंचशील सिद्धांत ही बचते हैं, और जो यूएनओ महामानव बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर भी है, और उसने जो 2030 तक बनाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी मिलाया है। पूरी दुनिया के अंदर एक सोच डेवलप हुई है कि हाँ, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से पूरी दुनिया को खत्म करने का, और ऐसे देशों में जो डेवलपिंग कंट्री है उनको खत्म करने का, उन पर कब्जा करने का पूरा इरादा है। वहां के जो पूंजीपति हैं, जो सामंतवादी हैं, और जो वहां की पुरानी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जाएंगे, माइनॉरिटी के खिलाफ जाएंगे, उनका यही काम रहता है। बाबा साहब को सब मालूम था। ग्रामर ऑफ एनार्की जो स्पीच थी बाबा साहब की, उसमें बहुत सारे बिंदु उन्होंने डाले और उसमें शर्त दी खासतौर से कि लोकतंत्र कैसे सफल होगा। जो नायक पूजा है, इससे बहुत बड़ा खतरा है, पहले भी था और हमेशा रहा है, चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे अब रहा हो। तो लोकतंत्र को इस नायक पूजा से बचना चाहिए। किसी भी महान आदमी के पैरों के नीचे हमको अपनी आजादी नहीं डालनी है, वो चाहे हमारे घर का हो, चाहे बिरादरी का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे देश का हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इतना कृतज्ञ किसी को भी नहीं होना चाहिए। साफ लिखा है, किसी महिला को किसी का भी इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए
कि वो अपना चरित्र सौंप दे। किसी देश को इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि वो किसी नेता के सामने अपनी जो अस्मिता है, अपनी आजादी है, वो सौंप दे। सारी चीजें उन्होंने एक साथ कही और बताया कि यह असमानता चाहे किसी भी रूप में हो, अगर रहेगी तो लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो निश्चित रूप से विपक्ष की कमजोरी अपने आप टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को लेकर के आएगी। संवैधानिक जो नैतिकता है वो समाप्त हो जाएगी। और क्या हो रहा है, बिल आया और पता ही नहीं पड़ा कब पास हो गया, चर्चा ही नहीं हुई। जो व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा और बिल पास होकर के चले जाते हैं। जिस बिल को पास नहीं करना होता उसको हो हल्ला कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसको कमेटी के अंदर डाल दिया जाता है। मोरल ऑर्डर कोई डेवलप नहीं हो पाया। अगर बाबा साहब का सपना पूरा होता और एक मोरल ऑर्डर और पब्लिक कॉन्शियंस पैदा हुई होती और लोगों को लगता कि हाँ, इस देश के उत्थान में हमारा उत्थान है, इस देश के पतन में हमारा पतन है, यह स्थिति अगर होती तो लोकतंत्र की जो यात्रा है वो और सुगम होती, संविधान और सुरक्षित और संरक्षित रहता। लेकिन बाबा साहब की बताई हुई शर्तों को अनदेखा किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। और कष्ट जब होता है जो इंटरप्रेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जब एक जज ये बात कहने लगते हैं कि मोर मोरनी के जो बच्चे हैं वो आंसुओं से पैदा होते हैं, तो वाकई संविधान तो खतरे में होता है। निश्चित रूप से वकील भी बेचारा क्या कहेगा। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ऐसे निर्णय हमारे लोग भी करने लगे हैं जो वाकई में आम आदमी के फेवर के नहीं है। एक निर्णय अभी आया, वकील साहब सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इस समय नाम उनका लेना ठीक नहीं है। उन्होंने निर्णय ले लिया कि LLB करेगा लड़की हो या लड़की, और उसके बाद PCSJ में जब बैठेगा जब 3 साल की और प्रैक्टिस कर लेगा। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस देश में लड़कियों की शादी किस उम्र में कर देते हैं लोग बाग, बाल विवाह ना भी करें और LLB करने के बाद 3 साल और वेट करेगा। वो 3 साल पढ़ाई का खर्चा गांव का किसान मजदूर कैसे दे देगा, कहां से देगा? उसकी उम्र हो जाएगी 30 साल के आसपास, और कोई जरूरी थोड़ी कि पहले चांस में सिलेक्शन हो जाए। ऐसे निर्णय करने लगे। क्रीमी लेयर के बारे में हमारे जज साफ साफ बोलने लगे जो हमारे बीच से गए। ऐसा कठपुतली बनने की क्या आवश्यकता? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के खिलाफ है। क्रीमी लेयर, किस बात की क्रीमी लेयर भाई? आपके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, आपके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, किस बात की क्रीमी लेयर? और यहां तक कि जो संपन्न SC ST या OBC का आदमी है उसके साथ तो ईर्ष्या और षड्यंत्र भी होते हैं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके साथ तो एक बार को दया भी आ जाएगी, उस पर एहसान करने में शुरू होता है। लेकिन जिसको पता है कि वकील साहब बहस करेंगे, ये मानेंगे नहीं रिटायरमेंट होने के बाद ये MP MLA बनेंगे, और अगर पार्लियामेंट कहीं गलती से पहुंच गए तो निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना मना है। जिस देश के अंदर आस्था की बात हो, जिस देश के अंदर शास्त्रों की बात चलती हो, शास्त्रों को जज कोट करते हो, उस देश के अंदर निश्चित रूप से क्या होगा, वहां न सिर्फ जज की गरिमा भी गिरेगी, आम आदमी की भी गिरेगी, और संविधान भी खतरे में होने लगेगा। उनके पास तो हर चीज है। बहुजन एकता होने लगी थी अच्छी खासी, लेकिन बहुजन एकता को तोड़ने के लिए वो एक कंसेप्ट लेकर के आए कि OBC के अंदर क्रीमी लेयर शुरू कर दिया। मान्यवर जी ने बहुत प्रयास किया और बहुजन एकता आई और राजनीतिक रूप से लोग आगे इकट्ठे होने लगे। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कल को सरकार बन जाए। तो उन्होंने बहुत पहले जो 85 और 90 की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा OBC को हम 85 नहीं रहने देंगे। उन्होंने उनका डिवीजन कर दिया कि जो लीडरशिप है उसको तो कह दो तुम तो क्षत्रिय हो जाओ, बाकी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब जो क्षत्रिय हो गए उनको क्रीमी लेयर का विरोध करना चाहिए था नेताओं को। पर क्रीम जब क्रीम नहीं है तो क्रीमी लेयर कहां? जिन 10% लोगों पर इस देश की 90% वेल्थ है, ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है, उनको क्रीम क्यों नहीं घोषित किया? उनको तो आप आज भी अड्डे दे रहे हो, रेलवे स्टेशन दे रहे हो, सारी चीजें दे रहे हो। और जिन OBC के लोगों ने या SC के लोगों ने लोन लेकर के मकान बना लिया, तो रहे हैं सर्विस में, सेंट्रल सर्विस में, हम ऑल इंडिया सर्विस से रिटायर हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी ने लोन लेकर के मकान बना लिया तो क्या वो क्रीमी लेयर में आ गया? या वो भ्रष्टाचार करने के लिए फ्री था आपके पास? भ्रष्टाचार करने के लिए फ्री छोड़ना तो अनैतिक है ना। तो ये स्थिति हुई। बहुजन जो 85 और 15 की लड़ाई थी उसको वहां तोड़ा। फिर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को इस तरह से किया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देकर के कि SC के खिलाफ OBC भी खड़ा हो गया और माइनॉरिटी भी खड़ा हो गया। हो गई बहुजन एकता छिन्न भिन्न। और ये हुई क्यों थी? हुई इसलिए थी कि इस देश के अंदर 4 डॉक्यूमेंट इस देश के लिए बहुत जरूरी है। वो हर नेता को पढ़ने चाहिए, हर सामाजिक कार्यकर्ता को पढ़ने चाहिए, हर अधिकारी को पढ़ने चाहिए। गांव गांव में ग्राम पंचायतों को, जो पंचायतें संवेदनशील है, उनको पढ़ाना चाहिए 4 डॉक्यूमेंट। नंबर 1 भारतीय संविधान, नंबर 2 हिंदू कोड बिल, नंबर 3 मंडल कमीशन, और चौथा है SC ST एक्ट। मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, संविधान के बारे में तो आप जानते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती पूरी, तो इस देश के अंदर इस समय तक कुछ और स्थिति होती। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ना तो बहुजनों के नेताओं ने पढ़ा और ना ही SC ST के नेताओं ने पढ़ा।
उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। मंडल कमीशन में यह भी लिखा है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन होना चाहिए। जब एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किया गया था, अगर वो ओबीसी के लिए भी किया जाता तो ये खत्म नहीं होता। या जब ओबीसी के नेता पावर में आए, वो पढ़ लिया होते मंडल कमीशन को, उन्होंने ओबीसी के लिए कर दिया होता, एससी एसटी का ना खत्म किया होता, तो बहुजन एकता सड़क पर, गांव में, गलियों में, घर घर में दिखाई देती। बुद्ध का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। आज भी समाज जुड़ा है, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ा है, क्योंकि आप पिट करके जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक लोग बाग अभी उस हद तक नहीं जुड़े हैं। स्थिति यह है कि आज माइनॉरिटी अलग रह करके उनके लिए मोब लिंचिंग अलग होती है, हमारा जो एससी एसटी के लोग हैं उनकी ऑनर किलिंग अलग होती है, ओबीसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कई अत्याचारों के बारे में आपने जानकारी कर ली। निश्चित रूप से किसी का अपमान तो 10% है और किसी का अपमान 90 और 100% 200% है। अपमान सबका है। इसकी वजह है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक डिवाइड एंड रूल का मैकेनिज्म है। और हमारा जो बुद्ध का सपना है, जो हमारे आइकॉन्स हैं, उनका क्या सपना है? ऑर्गेनाइज एंड सर्व का। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और इन चीजों पर हम लोग चल नहीं पाए। अभी किताब लिखी बाबा साहब के ऊपर, एसआर स्ट्राउड ने, राइज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया, बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई है। उसमें प्रैग्मेटिज्म का मतलब यह कि आप जो पढ़ते लिखते हैं उसको आप यूज करें, उसको अप्लाई करें। जॉन ड्यू उनके गुरु थे, उनसे ली हुई थी उन्होंने, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में और बुद्ध के विचारों के साथ लेकर उसको आगे बढ़ाया और संविधान के अंदर उन्होंने प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है। यह स्थिति आ गई और हमारे जो समाज के जो नेता रहे एससी एसटी ओबीसी के, वो आपस में लड़ते रहे या तो पदों के लिए लड़ते रहे, उन्होंने मुद्दे की बात ही नहीं की। इस देश में लोकतंत्र तब आएगा जब लोकतंत्र ठीक से, हमारे जो नेता हैं वो नेता सोचे तो सही कि प्रतिनिधित्व है कितना हमारा। हमारे प्रतिनिधित्व की स्थिति मैं बता दूं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वोटर्स, वो लीस्ट रिप्रेजेंटेड हैं वर्ल्ड में। लीस्ट रिप्रेजेंटेड पॉलिटी है और लीस्ट रिप्रेजेंटेड सोसाइटी। इंग्लैंड के अंदर जो जनसंख्या है 5.5 करोड़ है, उनके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 1500। अमेरिका के अंदर करीब 38 करोड़ लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों की संख्या 535 है। अपने से तुलना करते रहिए, आज आप 146 करोड़ के आसपास हो गए, आपके दोनों हाउस मिलाकर के 795 से 802 तक रहते हैं। अब चले जाइए पाकिस्तान, 16-17 करोड़ से लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं, 350-400 के आसपास उनके भी एमपी हैं उतनी जनसंख्या पर। बांग्लादेश में भी 17-18 करोड़ जनसंख्या पर लगभग 400 के आसपास एमपी है। जापान, रशिया, उनकी भी स्थिति ठीक है, लेकिन जो चाइना हमारे बराबर का है, अब तो हम उससे आगे निकल गए, इसमें हम खुश हों या रोएं बात दूसरी है, लेकिन उनकी जो संख्या है प्रतिनिधियों की, वो 2987 थी पहले, जनसंख्या घटने की वजह से 2980 हो गई। और हमारी जो संख्या है प्रतिनिधियों की, वो पूरे दुनिया के अंदर सबसे कम है। अगर यह संख्या अधिक होती, अगर यह संख्या 2500 से 3000 के आसपास होती, तो हमारे जो छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, जो छोटे छोटे समुदाय हैं, उनकी बात निकल करके बाहर आती और उनके लोगों में अपने आप अपने प्रतिनिधि चुनने की ताकत बढ़ती। हमने रिसर्च किया इस पर काफी साल और यह पाया कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है तो वोट की कीमत बढ़ती है, और जब कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है वोट की कीमत छोटी हो जाती है। इसीलिए इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी करनी थी, उस पर लगातार 2026 तक बहुत दिनों से रोक चली आ रही है, और जाति जनगणना पर भी इसीलिए रोक लगी जा रही है। उनको डर है कि जाति जनगणना अगर जल्दी करा दी तो एमपी एमएलए की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, ओबीसी को अपनी जानकारी हो जाएगी, और एक ऐसा शेर जिसको हमने वेंटिलेटर पर डाल रखा है वो शेर जाग जाएगा, और इस देश में हमारा एमपी एमएलए क्या, हमारा ग्राम प्रधान होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी उनकी जो दुश्मन है वो है जाति जनगणना, लोकतंत्र और संविधान, उसी पर वो लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया कि समाधान क्या किया जाए।